बच्चों, मैं प्रिया राठौर स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक बार हमारे बायो की कहानियों में। और जानते हुए आपको खुशी हो रही होगी कि ये चैप्टर का लास्ट वीडियो है आज, और ये चैप्टर आज खत्म होने वाला है। और आप सबकी फरमाइशों के हिसाब से कि बुक के पीछे के क्वेश्चन जो सबका फेवरेट टॉपिक होता है वो आज हम लेकर आए हैं। तो L11 आज हम करने वाले हैं, और आज हम पाठ्य पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे नहीं, हालांकि वो प्रश्न भी हमने कहीं ना कहीं चैप्टर में कवर कर लिए हैं, लेकिन वही आपको थोड़ा सा कुछ ढूंढने में या ये समझ नहीं आता कि इसको कैसे लिखा जाए या कैसे करा जाए। मतलब हमें पता तो है कि ये आंसर यहाँ पे है, लेकिन उसको लिखे कैसे, तो उस हिसाब से हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं आपके लिए, पीछे वाले जो आपकी बुक के हैं NCERT में भी। तो सबसे पहला है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। ये एक क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है। तो सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन होता क्या है ये मैंने आपको समझाया था कि पत्तियों की वायुवीय सतह से, जो पौधे हैं उनके वायुवीय सतह से, चाहे वो पत्ती हो चाहे वो तना हो, वहां से जल वाष्प का उड़ना या जल का वाष्प बनकर उड़ जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण या ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ठीक है, तो पहले तो ये होते कहाँ से है ये देख लेते हैं। पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं, ये बात हम कर चुके हैं, जिसे रंध्र भी कहते हैं हिंदी में। स्टोमेटा को दो वृक्क के आधार की कोशिकाएं घेरे रहती है जिसे रक्षी कोशिका कहते हैं। इस पैराग्राफ से आपकी रंध्र कोशिकाएं या स्टोमेटा का संरचना पूछ ली जाए तो भी आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये रंध्र की संरचना ही बता रहा है। ठीक है, दो वृक्कों के आधार की कोशिकाएं घेरे रहती है जिसे रक्षी कोशिकाएं, जिसे हमने गार्ड सेल्स कहा था। ठीक है, ये कोशिकाएं वायुवीय मंडल से गैसों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक होती है। क्या करती हैं ये गैसेस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना देना, और साथ में वाष्पोत्सर्जन में भी सहायक होती है। वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प के रूप में पानी के निकलने की क्रिया भी स्टोमेटा यानी रंध्र द्वारा होती है। अब ये वाष्पोत्सर्जन क्या काम आता है पौधों के, क्यों जरूरी है ये देख लेते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की उपयोगिता, ये मेन आंसर है हमारा। उससे पहले थोड़ा सा आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। यह पौधों के आसपास का तापमान बढ़ने नहीं देता। देखो ये क्या करता है, मान लो ये पौधा है और इसकी पत्तियां हैं। पत्तियों से क्या होगा, जब जल निकलता है वाष्प बनकर, यानी वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वाष्पोत्सर्जन होता है तो जल बाहर आता है। जल बाहर आने से एयर, जो वायु होती है, उसमें नमी आ जाती है। जो गर्मी है या जो शुष्क वायु है, वायु कैसी होती है? जनरली शुष्क होती है। तो जब जल उसके अंदर जाता है तो वायु का टेम्परेचर गिर जाता है जल वाष्प मिलने से। तो ये क्या करता है, पौधों के आसपास का वातावरण ठंडा बनाए रखता है। इसीलिए गर्मियों में आप जब देखेंगे, आप नॉर्मली अगर सड़क पर जा रहे हैं और किसी पेड़ के नीचे खड़े होंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी। क्यों? वाष्पोत्सर्जन के कारण, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्या करता है, पेड़ के आसपास का तापमान ठंडा बनाए रखता है। और एक और चीज अगर आपने नोटिस की हो, जैसे हमारा जो घर है, हम थोड़ा सा सिटी के थोड़ा सा बाहर रहते हैं जहाँ पे अभी इतने मकान नहीं बने, तो जब हम सिटी में जाते हैं तो वही ट्रैफिक, दुकानें, धूप और गर्मी, और जैसे ही हम हमारे वाले एरिया में इंटर करते हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, अभी इतने मकान नहीं बने जैसे कि मैंने कहा, तो खाली प्लॉट पड़े हैं, तो पेड़ ही पेड़ या पौधे हैं, हमारे घर के आसपास भी कोई मकान नहीं है, तो ठंडा इलाका है, मतलब अच्छा ठंडा महसूस, ऐसा लगता है कि आप कोई AC में आ गए हो, ऐसा लगता है उस गर्मी से जब आप इंटर करते हो। ये क्या है, ये वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है कि पेड़ अपने आसपास क्या बनाए रखते हैं, ठंडक बनाए रखते हैं। दूसरा, इसी खिंचाव के कारण पौधों में जल खाद्य लवणों का संवहन होता है। ठीक है, हमने कहा कि जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, जमीन से जो जड़ है वो क्या करती है, खाद्य लवणों का और जल का अवशोषण करती है। लेकिन ये अवशोषण ऐसे ही नहीं होता, इसके पीछे एक फैक्ट है। देखो, जब पत्तियां क्या करेगी, जल को बाहर निकालती है जल वाष्प के रूप में, तो ये जल को जब बाहर निकाल देती है तो इन कोशिकाओं में, यानी कि पत्तियों की कोशिकाओं में क्या होता है, प्रेशर जो है, दाब जो है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और नीचे जो पादपों की कोशिकाएं हैं, वहां पे जो कोशिकाएं हैं जिनमें जल अभी भी भरा हुआ है, क्योंकि जल
ये क्या कर रही है, रूट्स क्या कर रही है, जल को अवशोषित कर रही है। जल को अवशोषित कर रही है तो यहाँ पे जल भरा हुआ है, मतलब यहाँ पे दाब कम है, दाब अधिक है जल की वजह से। और अगर आपने बात सुनी हो कि हमेशा कोई भी चीज हो, जो जल भी हो या कोई भी जो हम पढ़ के आए विसरण परासरण, कि जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है, वायु अधिक दाब से कम दाब की तरफ जाती है, यही सिस्टम चलता है, अधिक से कम की तरफ। तो जब जड़े, यहाँ पे देखो जल की मात्रा कम हो जाती है और इधर जल की मात्रा क्या होती है, दाब जो है वो अधिक हो जाता है, तो जड़े क्या करती है, उस दाब को कंट्रोल करने के लिए नीचे से जल अवशोषित करती है और ऊपर तक पहुंचाती है अपने अधिक दाब से कम दाब की तरफ। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा वही खाना पीना जल सभी इसी प्रक्रिया यानी विसरण की उस प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होता है, पहुंचता है। और उसमें वाष्पोत्सर्जन बहुत सहायता करता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन से ही जल जो है वो वाष्प बन रहा है, वहां पे प्रेशर बन रहा है और प्रेशर बनने की वजह से ये संवहन की प्रक्रिया हो रही है, खिंचाव आता है उसमें। फिर जल का एक अणु दूसरे अणु को खींचता है। जैसे मान लो यहाँ पे जल वाष्प बन गया तो यहाँ जल की कमी हो गई, अब ये जल कहाँ से लाएगा, सन तो गिर ही रहा है, वायु ऊपर से लाइट तो आ ही रही है, प्रकाश आएगा, मतलब जल का इवेपोरेशन होना ही है। तो भाई यहाँ पे जल है तो ये जल कहाँ से लेगा, ये मान लो ये कोशिका है, इसमें जल वाष्पित हो गया तो ये कोशिका अपने पास वाली कोशिका से जल लेगी, फिर ये कोशिका अपने पास वाले कोशिका से जल लेगी, फिर ये कोशिका अपने पास वाली से, फिर ये अपने पास वाली से, ऐसे करते करते जल क्या होगा, एक दूसरे को खींचेगा और खींचेगा तो अल्टीमेटली रूट्स को क्या करना पड़ेगा, जल नीचे से लेना पड़ेगा। रूट्स कहाँ से लेगी, रूट्स तो मिट्टी से लेगी। तो इस तरह से जल जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, हम नली जो लगाते हैं, आपने कभी देखा हो कि हम नीचे टंकी से पानी नीचे लाते हैं या कोई सेम लेवल पे जब लगाते हैं तो हम उसको खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं तो पानी जो है वो एक बार आ जाता है फिर आने लग जाता है, क्योंकि एक पानी का अणु दूसरे पानी के अणु को खींचने लग जाता है। इसको सहसंजन बल बोलते हैं। वैसे इस खिंचाव के कारण पौधों में जल व खाद्य लवणों का संवहन होता है। तीसरा, पौधे से अतिरिक्त जल का निष्कासन हो जाता है। ये बात मैंने पहले भी बताई कि जड़ों का क्या काम है, निरंतर जल को अवशोषित करना, लेकिन इतना जल पौधों के काम नहीं आता, उसको इतना पानी चाहिए ही नहीं। तो वो जो एक्सेसिव पानी पौधों में है उसका वो क्या करेगी, तो वो उसको वाष्पीकरण के माध्यम से वायु में स्थानांतरित कर देती है, ताकि उसके पानी आता है तो फिर उसकी सेल फट जाएगी, जल भरता रहेगा। प्लस दाब में भी, दाब जो हमें मेनली नीचे अधिक चाहिए ऊपर कम चाहिए, ताकि जल खींचे खाद्य अणु खींचे, वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए वो क्या करती है, जल को बाहर निकाल देती है, अतिरिक्त जल का निष्कासन कर देती है। नेक्स्ट है, पौधों में सरल उत्तक व जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न है, ये बताना है। हमने सरल उत्तक भी पढ़े, जटिल उत्तक भी पढ़े। मैं मानती हूँ ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि इसमें उत्तक थे, फिर प्लांट उत्तक थे, फिर जंतु उत्तक थे, फिर उन उत्तकों में भी संयोजी उत्तक अलग थे, और काफ़ी बच्चों को क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए फिर मैंने बुक के जो मुझे लगा कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है तो वैसे क्वेश्चंस में लेकर आ गई हूँ। सरल उत्तक हमने पढ़ा था जो बिल्कुल सिंपल थे, जो हमने पढ़ा था कि मृदु उत्तक होता है ना। मृदु उत्तक कैसा टाइप का उत्तक है, सरल उत्तक है। दृढ़ उत्तक स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा था, वो भी सरल उत्तक है। क्लोरेनकाइमा पढ़ा था, वो भी सरल उत्तक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जटिल उत्तक में हमने क्या पढ़े थे, जाइलम फ्लोएम, और ये जटिल उत्तक में पढ़े थे। तो बस हमें वही यहाँ पे थोड़ा सा लेकर आना है कि सरल उत्तक की कोशिकाएं सरल होती है, जटिल उत्तक की कोशिकाएं जटिल होती है ना, कठिन होती है, थोड़ी सी उनकी संरचना डिफरेंट होती है। तो कैसे लिखना है इसको देख लीजिए, ऐसे ही आप टेबल बना के लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे हमने सरल उत्तक लिख दिए हैं और यहाँ पर हमने जटिल उत्तक लिख दिए। ये एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, इनमें सभी एक प्रकार की कोशिका थी। अगर आपको ध्यान हो, जब हम सरल उत्तक यानी कि पेरेनकाइमा मृदु उत्तक बना रहे थे तो इस तरह से बनाया था। कॉलेनकाइमा भी हमने बनाया था, जो स्थूल कोणोत्तक है, तो वो भी सरल टाइप का ही बनाया था, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं। ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने। जब हमने जाइलम फ्लोएम पढ़े थे, जो कि क्या थे, जटिल उत्तक थे, तो हमने पढ़ा था जाइलम 3 प्रकार की, चाहे 3 या 4 प्रकार की कोशिकाओं से बता होता है। जाइलम मृदु उत्तक, जाइलम रेशे, जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वाहिनिकाएं, है ना। फिर फ्लोएम के भी पढ़े थे, फ्लोएम मृदु उत्तक, फ्लोएम रेशे, चालिनी नलिकाएं। तो ये तो अलग अलग कोशिकाओं का समूह था। ऐसा मृदु उत्तक में या आपने स्थूल कोणोत्तक में या दृढ़ उत्तक में पढ़ा था जो सरल उत्तक थे, नहीं, सबकी कोशिकाएं सेम थी। भले उनमें
ये आपस में डिफरेंट है, लेकिन ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनी हुई है और इनमें 3-4 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। जटिलता आ जाती है इनमें, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं जो हमने पढ़े हैं। पैरेन्काइमा जो मैंने आपको कहा मृदुतक, फिर स्थूल कोणोत्तक जिसको कोलेनकाइमा भी कहते हैं, सबके हिंदी और इंग्लिश नेम हमने क्लास में किए हैं, और स्क्लेरेनकाइमा जिसको दृढ़ोत्तक भी कहते हैं, वो भी हमने किया है। तो ये 3 टाइप के थे। यहाँ पे कौन से थे? ये 2 प्रकार के थे, एक तो था हमारा फ्लोएम और एक जाइलम, ठीक है। फ्लोएम जाइलम जो थे अभी हमने उसको डिस्कस किया। फिर इनका क्या काम था? ये क्या कर रहे थे? बॉडी बनाते हैं पेड़ की, जो खाली जगह है उनको भर लेते हैं, है ना। प्लांट की मेन बॉडी बनाने में, पत्तियों के नीचे, इस जगह पे, तने में, यहाँ पे काम आते हैं। ये आधारी पैकिंग का मतलब वही बॉडी बनाने में काम में निर्माण करते हैं। पौधों के विभिन्न भागों में लचीलापन का गुण आता है तथा पौधों को कठोर एवं मजबूत भी बनाते हैं। एक तो फ्लेक्सिबल बनाते हैं। मृदुतक की जब बात की थी तब मैंने बताया था कि तेज वायु आती है तो पौधे गिरते नहीं है, क्योंकि मृदुतक उनको लचीला बना के ऐसे ऐसे हिला के वापस सीधा खड़ा कर देता है। लचीलापन प्लस हमने इन सब के अलग अलग काम भी पढ़े थे। जैसे पैरेन्काइमा का हमने पढ़ा था कि ये खाद्य संचय भी करता है। क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा का हमने पढ़ा था ये मजबूती प्रदान करता है। स्क्लेरेनकाइमा के भी हमने काम पढ़े थे कि ये भी मजबूती और प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है, पढ़ा था। इनके क्या काम है जो अभी बताया मैंने, ठीक है। फ्लोएम जो मैंने आपको कहा था, फ्लोएम से एफ याद रखेंगे फूड, और जाइलम से ज याद करेंगे। क्या करते हैं ये? फ्लोएम और जाइलम को सहवन उत्तक कहते हैं, ये बात हमने पढ़ी है। ये मिलकर सहवन बंडल का निर्माण करते हैं और काम क्या करते हैं? ये जल व खाद्य यानी कि फूड, खाने का सहवन करते हैं। सहवन का मतलब वही कंडक्शन, एक जगह से दूसरी जगह। काम यहाँ पे नोट कर ले, आपको दिख रहा है क्या ये बोर्ड पे? जल व खाद्य का सहवन करते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब है निम्नलिखित के नाम बताइए। ये भी एक अच्छा टॉपिक है जिसपे जो क्वेश्चन बन सकता है आपके, मतलब एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है, जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं आपके। उत्तक जो मुंह के भीतर स्तर का निर्माण करता है। पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे, मैं भी देखूँ आपने चैप्टर कैसे पढ़ा है। ऐसा उत्तक जो मुंह के भीतर क्या करता है? स्तर का निर्माण करता है। ये तो मैंने 2-3 बार बता दिया और हमने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है इसका, मैंने आपको कहा था आप देखना। क्या है इसका आंसर? एपिथीलियम सेल, जो मैंने कहा था कि सिंगल स्तर बनाती है, और मैंने आपको ड्रॉ करके बताई थी कि हमने इस पे एक प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, चिक सेल वाला, जिसमें हमने ऐसी कुछ कोशिकाएं बनाई थी। शल्की एपिथीलियम, ठीक है, शल्की एपिथीलियम कोशिका बनाई थी जो हमारे गाल की कोशिकाएं, अंदर वाली कोशिकाओं को बनाती है। दूसरा है उत्तक जो मनुष्य की पेशियों को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। ऐसा उत्तक जो मनुष्य की पेशियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करता है। ये तो हमने कहा कि अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम पेशियां करती हैं, लेकिन पेशियों को अस्थियों से जोड़ने का काम कौन करता है, ये भी हमने देखा है। तो ये है, लिख लिया होगा आई थिंक आपने इसका आंसर अभी तक। ये है कंडरा यानी कि टेंडम्स, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद उत्तक जो पौधों में भोजन को सेवन कराता है ना, ठीक है, ऐसा आपको बताना है जो भोजन का सेवन करता है। अभी जस्ट पढ़ के आए, बता देंगे आप। फ्लोएम, ठीक है, एफ से फूड जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा है, फ से फूड, यहाँ तो पी है, इधर तो जाना ही मत, हिंदी वाले फ से फूड याद रखना, ठीक है। दूसरा उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, ये भी याद होना चाहिए भाई। ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन, ठीक है। और जल का सेवन भी याद रखेंगे जाइलम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइए, ये मैंने आपको स्पेशली बताया था और ये हमने पढ़ा भी है, साथ में पढ़े थे। ये है वसा उत्तक, जिसको एडिपोज टिश्यू मैंने नाम बताया था कि हमारी त्वचा के नीचे एक एडिपोज टिश्यू पाया जाता है जो हमारे शरीर की वसा को इकट्ठा करके रखता है, इसीलिए हम मोटे हो जाते हैं। फैट स्किन में ही जमा होता है, ठीक है, जो भी फैट हम खाते हैं वो स्किन के नीचे जो ये एडिपोज टिश्यू है, वसामय उत्तक, इसमें जाके जमा हो जाता है। ये हमने संयोजी उत्तक के प्रकारों में पढ़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो। आपको क्लास याद है, अस्थि पढ़ा था हमने, उपास्थि पढ़ा था, फिर हमने ये वसा उत्तक 1-2 पॉइंट के अंदर वसा उत्तक पढ़ा था, एरियोलर टिश्यू पढ़ा था,
ये सब हमने उस संयोजी उत्तक में पढ़े हुए हैं, जब हमने संयोजी उत्तक शुरू किया था उसके साथ पढ़ा था। तो ये वसा इसीलिए वसा हमारे जमा हो जाती है और हम फूल के कप्पा हो जाते हैं। तो वसामय उत्तक के अंदर ये भाई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, कहीं अभी तक पूछा जाता है, हम इतने बड़े हो गए कि शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है। कई बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें ये याद ही नहीं है, 9th में पढ़ा दिया लेकिन उन्हें याद नहीं है कि वसा का संचय वो त्वचा के नीचे एक एडिपोस टिश्यू पाया जाता है, उसके अंदर होता है। तरल अधात्री सहित संयोजन उत्तक, मतलब तरल और मैट्रिक्स आपको बताया। अधात्री क्या होती है? मैट्रिक्स, जो मैंने आपको बताया था कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें 2-3 टाइप के चीजें होती है। एक होता है अधात्री मैट्रिक्स जो थोड़ा सा लिक्विड टाइप का होता है, फिर तंतु होते हैं, फाइबर्स होते हैं, और ये पूछ रहा है कि ऐसे आपको संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू की बतानी है जिसका मैट्रिक्स लिक्विड में हो, मतलब तरल हो। तो कौन है वो? तो वो है रक्त। ठीक है, ब्लड मैंने आपको पहले भी बताया था, बोला था स्पेशली कि ब्लड का आप ये ध्यान रखेंगे कि ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है यानी तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मस्तिष्क में स्थित उत्तक, कौन सा उत्तक ब्रेन में उपस्थित होता है? ये तो आप बता देंगे, अभी अभी गया है, जस्ट अभी इससे पहले वाले लेक्चर में गया हुआ है। बताओ जल्दी, कौन सा होता है ब्रेन में? कौन सा टिश्यू होता है? नर्वस टिश्यू, तंत्रिका तंतु। ठीक है, न्यूरॉन्स जिसको कहते हैं, क्योंकि हमने कहा कि तंत्रिका तंतु यानी नर्व टिश्यू की एक कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। आप क्या लिख सकते हैं? तंत्रिका उत्तक भी लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन तंत्रिका उत्तक की एक कोशिका को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे न्यूरॉन्स लिख दिया। निम्नलिखित में उत्तक के प्रकार की पहचान करें। ठीक है, आपको बताना है किसमें कौन सा उत्तक होता है। त्वचा में कौन सा उत्तक होता है? पौधों के वल्क। ये वल्क क्या है? वल्क है वल्कुट। ठीक है, वल्क भी कहते हैं इसको, और ये वल्कुट यानी कि कॉर्टेक्स, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। जो पौधे होते हैं उसका बाहरी भाग, तने का बाहरी भाग, बीच में तो संवन उत्तक होंगे। भाई हम पौधे का तना पढ़ चुके हैं ना, पौधे का जो बीच वाला पार्ट होता है वहां तो संवन उत्तक, जाइलम फ्लोएम होते हैं। ये जो बाहर वाला पार्ट होता है जहां पे मृदुत्तक कोशिकाएं होती है, उन्हीं को हम कॉर्टेक्स या वल्कुट कहते हैं, और बीच में मज्जा होती है। ठीक है, वल्कुट पार्ट। तो वो कह रहा है वो किसका बना होता है? अस्थि किसकी बनी होती है? वृक्कीय नलिका स्तर किसका? वृक्कीय मतलब जो हमारा नेफ्रीडिया है, जो किडनी के अंदर नेफ्रीडिया, वो किसके बने हुए हैं? ये सब हमने पढ़ा है। संवन किसके बने हुए? सब कुछ आपके चैप्टर में कवर हो रहा है, बस वही कि आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, इसीलिए फिर मैंने कि आप वो ढूंढते रह जाओगे वाला केस हो जाएगा। आपको एक एक चीज, और अगर आपने कहीं नोट करके रखी है तो इजीली मिल जाएगा। सबसे पहला त्वचा। त्वचा में कौन सा होता है? शल्की उत्तक होता है। जब हमने एपिथेलियम के प्रकार पढ़े थे, अगर आपको याद है, शल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, उसमें मैंने आपको बोला था इनके एग्जाम्पल याद रखना कि कहाँ कहाँ मिलते हैं। जैसे शल्की त्वचा में मिलती है, गाल की कोशिकाओं में मिलती है, फिर जो हमने घनाकार देखी थी वो देखी थी श्वास नली के अंदर मिलती है, वृक्क की दीवारों के अंदर मिलती है, स्तंभाकार इंटेस्टाइन में स्तंभाकार मिलती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरे है पौधे के वल्क में, जिसको मैंने कहा कि वल्कुट, इसमें विभोजतिक रक्षिक उत्तक पाया जाता है। चाहे आप रक्षी लिखे नहीं, विभोजोत्तक लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि तना बढ़ता रहता है ना, उसकी बाहर वाली कोशिकाएं विभाजित होकर तने की मोटाई में वृद्धि करती है, जिसको हमने लेटरल टिश्यू पढ़ा था, अगर आपको याद हो। जब प्लांट टिश्यू पढ़े थे तो मैंने कहा था पार्श्व विभोजक पाया जाता है, उसी पार्श्व विभोजक की बात हो रही है जो साइड में होता है यहाँ पे। ठीक है, अस्थि क्या है? अस्थि एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये मैं बता चुकी हूँ। संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक के प्रकार में हमने इसे पढ़ा था और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला है। वृक्कीय यानी कि जो नेफ्रीडिया है, नलिका स्तर, वो घनाकार एपिथेलियम, ये बात भी मैंने अभी बोली थोड़ी देर पहले कि गालों में शल्की वाली पाई जाती है। हमारे जो वक्र या नेफ्रीडिया है उसमें घनाकार या कोलम्बल
क्यूबॉइड वाली पाई जाती है, और स्तंभाकार जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे स्तंभाकार, और कई जगह वो कशाबिक भी होती है ऐसी, है ना। इनके आधार पे क्या होता है, केंद्रक होता है जो स्तंभाकार होती है और इंटेस्टाइन में पाई जाती है। स्तवन बंडल कहाँ पाए जाते हैं, स्तवन बंडल कहाँ पाए जाते हैं, क्या है, ये स्थायी उत्तक है, और जाइलम और फ्लोएम जो है वो स्तवन उत्तक के प्रकार है, वहां पे पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा उत्तक किस क्षेत्र में उपस्थित होता है, अभी ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। पैरेन्काइमा मतलब मृदु उत्तक, तो कहाँ कहाँ पाया जाता है। मृदु उत्तक जो है वैसे तो बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक ढूंढना है तो आप इसको पत्तियों के नीचे देख सकते हैं। हमने पत्ती का भी यहाँ पे एक रचना बनाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो पत्तियां होती है, पहले चलो लिखा हुआ देख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम बनाते हैं। पैरेन्काइमा उत्तक में पत्तियों में पाया जाता है। इस स्थिति में इसे क्लोरेन्काइमा या हरित उत्तक कहा जाता है। जलीय पौधों में बड़ी बड़ी गुहाएं होती हैं या कैविटी होती है जो पौधों में तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती है। इस पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। अतः ये पत्ती, तने और जड़ों में पाए जाते हैं। मैंने आपसे कहा कहीं भी पाया जाता है, लेकिन अच्छी तरह देखना चाहते हैं तो पत्तियों में देख सकते हैं। और हमने इसके एक हेडिंग भी डाली थी, विशेष प्रकार के मृदुत्तक, जब हमने क्लास ली थी उसमें हमने ये एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा ये देखा था, क्लोरेन्काइमा देखा था, और वो स्क्लेरिड भी देखे थे अगर आपको याद हो। जब हमने पत्ती बनाई थी तो मैंने कहा था ढोलकाकार कोशिकाएं होती हैं, है ना, और उसके नीचे मृदु उत्तक की लेयर्स होती है, बनाई भी थी अगर आपको क्लास याद हो तो। इनमें स्पेस कम होता है, याद आ रहा है, कुछ ऐसा बनाया था। फिर कहा था कि उसके नीचे कुछ स्पेशल और भी कोशिकाएं होती हैं, जैसे पानी वाले पौधों में जगह होती है, बीच में जगह हो सकती है जहाँ पे वायु भरी होती है ना। ऐसे वाले मृदु उत्तक को एरेन्काइमा कहते हैं, क्योंकि इनके बीच बीच में क्या होते हैं, वायु रिक्त स्थान होते हैं। और फिर जो आ जाता है हमारा वो स्तवन उत्तक आ जाता है, जिसमें जाइलम, फ्लोएम और ये सब होते हैं। और फिर नीचे वापस क्या आ जाती है, अधिश्चर्म या एपिडर्मिस आ जाती है। ये हमने बनाया था, ठीक है, तने में भी बनाया है, पत्ती में भी बनाया है। तो ये वाली जो है ये पैरेन्काइमा ही है। कुछ पैरेन्काइमा में जब क्या होता है, क्योंकि पत्ती के नीचे की सभी कोशिकाएं हरी होती है, अगर हम पत्ती की बात करें, तो जब पैरेन्काइमा में हरित लवक आ जाता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, क्लोरेन्काइमा बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका होती है। अभी जो हमने एपिडर्मिस बनाई, पत्ती में भी बनाई, ऐसे तने में भी होती है, सब जगह ऊपर वाली जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। उसकी क्या भूमिका होती है, तो जरा सुनिए। एपिडर्मिस निम्नलिखित मुख्य भूमिकाएं हैं एपिडर्मिस की, ठीक है, क्या क्या है। सबसे पहला, पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है, जैसे हमारी त्वचा सभी चीज़ों से हमारी रक्षा करती है, ठंड से, गर्मी से, बारिश से, बैक्टीरिया से, है ना। कोई डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो पौधों में भी ये क्या प्रदान करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। तेज हवा आ रही है, कोई गाय भैंस कोई खुरुच दिया इसको, है ना, तो एकदम ऐसा नहीं कि तना पूरा छिल जाएगा, थोड़ा बहुत ये क्या करेगी, तने को या पत्ती को प्रोटेक्ट करेगी। एपिडर्मिस कोशिकाओं में पौधे की बाहरी सतह पर प्राय एक मोम जैसी, ये बात भी हमने की थी, मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत होती है। यह जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। पत्ती के ऊपर अभी हमने यहाँ पे एपिडर्मिस बनाई, पिछले वाले में, उसी पे बता देती हूँ। यहाँ पे इन एपिडर्मिस के ऊपर एक मोम जैसी संरचना होती है एपिडर्मिस के ऊपर, इसको बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्यूटिकल। ये मोम जैसी संरचना होती है। क्या काम होता है इसका, अभी मैंने कहा कि पौधे निरंतर वाष्पोत्सर्जन करते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन अधिक मात्रा में हो जाएगा तो भी पौधों को नुकसान हो सकता है। भाई सारा जल सूख जाएगा, होता भी है ऐसा। अगर आप किसी दिन पौधे में पानी नहीं डाले तो पौधा दूसरे दिन मुरझा जाता है, क्योंकि उसका
वाष्पोत्सर्जन तो चालू है, पौधा मुरझा जाएगा। तो ये जो क्यूटिकल की लेयर है ना, ये वाष्पोत्सर्जन को कम करती है, ये मोम जैसी संरचना बनाई देती है कि वाष्पोत्सर्जन होता तो है लेकिन उतना स्पीड से नहीं होता, नहीं तो पौधा बेचारा पानी ही खत्म हो जाएगा, मर सा जाएगा 1-2 घंटे में, क्योंकि इतनी स्पीड से पानी का वाष्पोत्सर्जन होगा, तो उससे बचाती है। पत्ती के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये तो पता ही है आपको, रंध्र होते हैं जो, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन क्रिया इसके द्वारा होती है। भाई ये सब एपिडर्मिस के अंदर ही तो है, जो रंध्र है वो भी कहाँ है, बीच बीच में है ना, ऐसे एपिडर्मिस के साथ में ये रंध्र है पत्तियों के ऊपर सतह पे। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतहों पर वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है जो जल के अत्यधिक वाष्पीकरण या वाष्पन को रोकता है। ये बात मैं अभी बता चुकी हूँ कि मरुस्थलीय पौधों में भी क्या होता है, एक स्पेशल, देखो नॉर्मल जो पौधे होते हैं उनमें भी क्यूटिकल होती है लेकिन पतली होती है। जो मरुस्थल वाले होते हैं वहां तो वैसे ही पानी की कमी है, उनको तो जल नीचे से मिल ही नहीं रहा है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वो तो होनी है। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, इनकी एपिडर्मिस पे जो ये वो मोम की परत होती है ना, वो ज्यादा मोटी होती है इनके कंपैरिजन में नॉर्मल पौधों के, ताकि वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल ही और ही कम हो, नहीं तो जल ही नहीं मिलेगा। वैसे ही रेगिस्तान में रह रहे हैं, नीचे पानी तो है नहीं, अवशोषित कहाँ से करेंगे। तो वैक्सी, और आपने देखा भी होगा, अगर कैक्टस वगैरह आप देखें तो उसके ऊपर देखना अलग ही आपको व्हाइट सब पाउडरी सब्सटेंस दिखता है सूख जाने के बाद, वो क्यूटिकल सूख जाने के बाद निकलती है और लगेगा भी आपको, वो शाइनी सी लगती है उसकी पत्तियां। फिर है जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है, कि जड़ों में भी, भाई एपिडर्मिस मैंने कहा सब जगह है, तने में भी, पत्तियों में भी, जड़ों में। तो जड़ों वाली जो एपिडर्मिस है, मतलब जड़ों की जो एपिडर्मिस है, यहाँ पे जो लेयर होगी वो क्या कर रही है, पानी को सोखने का या अवशोषित करने का काम करती है। तो ये कार्य हो गए एपिडर्मिस के, ठीक है। रक्षा प्रदान करती है, वाष्पोत्सर्जन को कम करती है, गैसों का आदान प्रदान करती है, मरुस्थलियों में और वाष्पोत्सर्जन को कम करती है, और पानी को सोखने में भी मदद करती है, बाहरी आघातों से बचाती है। छाल किस प्रकार सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करती है। अब ये छाल होती क्या है, मैंने आपको बताया था कि कॉर्क होता है ना। जब एधा की बात की थी कि जो पौधे होते हैं उसमें मैंने आपको कहा था जो सवन उत्तक होता है उसमें बीच बीच में स्पेशल कोशिकाएं पाई जाती है जिसको एधा कहते हैं। ये नॉर्मली स्थायी उत्तक होती है, लेकिन जब द्वितीयक वृद्धि करनी होती है तो ये विभोजतक में परिवर्तित हो जाती है और फिर विभाजित होती है और तने की मोटाई में वृद्धि करती है। अब तने की मोटाई में वृद्धि करेगी तो मान लो ये तना, मान लो पहले ऐसा था, अब ये ऐसा मोटा हो गया, तो तने की जो बाहर वाली कोशिकाएं हैं वो क्या होगी, बाहर की तरफ खिसकेंगी। तो तने की बाहर वाली कोशिकाएं जब बाहर की तरफ खिसकती है तो वो मृत होके सूख के छाल के समान निकलने लग जाती है, क्योंकि कोशिका की एक उम्र है ना, जिंदा करोड़ों साल तो रहेगी नहीं। तो बाहर वाली कोशिकाएं निरंतर क्या होती जाती है, मृत होती जाती है, सूख जाती है और बाहर छाल के रूप में निकल जाती है, जिसको हम कॉर्क कहते हैं। विज्ञान की भाषा में छाल जो है वो क्या है, तने का कॉर्क भाग होता है, ठीक है। तो ये क्या काम करती है, ये भी वही सुरक्षा का काम करेगी, जंतुओं से बचाएगी, है ना, बाहरी आघातों से रक्षा करेगी, क्योंकि पेड़ों में जनरली छाल निकलती है, छोटे पौधों में आपने नहीं देखी होगी, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनमें निकलती है और इनसे हमको कई उपयोगी पदार्थ भी मिलते हैं। जब वृक्ष की आयु बढ़ती है तो तने के एपिडर्मिस के स्थान पर विभोजोतक की पट्टी बन जाती है, जिसको हम एधा बोल रहे हैं। यह एक मोटा सुरक्षात्मक उत्तक है। बाहरी उत्तक की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती है, जो मैंने कहा मृत हो जाएगी और अलग हो जाएगी। यह पौधों पर अनेक परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है, ये बात मैं अभी बता चुकी हूं। ये बिना अंतः कोशिकीय स्थानों यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस के व्यवस्थित होती है। इनमें कोई बीच में स्पेस नहीं होता, मतलब ऐसे पास पास चिपकी हुई रहेंगी ये छालें तने के चारों तरफ। ऐसे आपने देखी होगी छाल, तो पपड़ियां निकलने लग जाती है तने में।
इनकी भित्ति पर सुबेरीन नामक रासायनिक पदार्थ होता है। इनकी जो छाल है, इनकी भित्ति पर रासायनिक पदार्थ होता है सुबेरीन, जो इन छालों को हवा पानी के लिए अभेद बनाता है। मतलब वही सुरक्षा प्रदान करती है। तेज हवा से, पानी से, कोई दूसरा जानवर आके अपने सिंग विंग घुसा रहा हो पेड़ में, तो बाहरी जानवरों से रक्षा करती है पेड़ की, ताकि पेड़ के अंदर छेद ना हो जाए, उसका अंदर वाला जो सॉफ्ट पार्ट है, तना है, उसके जो संवन उत्तक है वो नष्ट ना हो जाए। तो ये क्या करती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, और ये पेड़ के लिए पूछा है, हमारे लिए भी उपयोगी है छाल। कई छाल आपने देखा होगा पेड़ की छालें जिनको औषधियों के रूप में काम में ली जाए, जैसे नीम की है, अश्वगंधा की है ना, ऐसी छालों को। और कई बार छालों में ऐसे पदार्थ जैसे ये सुबेरीन मिलता है, ऐसे लेटेक्स भी मिलता है, तो इनको उन छालों से अलग करके हम दवाइयों के काम में भी लेते हैं। ये तो हमारे उपयोग है। यहाँ पे सिर्फ पादपों के लिए पूछा है, इसीलिए हम उनके बारे में बता रहे हैं। रंध्र के क्या कार्य होते हैं, ये वैसे बताने की जरूरत नहीं थी, पर वही एक बार थोड़ा सा सिस्टमेटिक हम देख लेते हैं, क्योंकि रंध्र हमने जब टॉपिक पढ़ा था तो उसका कैसे बंद होते हैं, कैसे खुलते हैं, और मैंने ओरली रंध्र के कार्य बता दिए थे, वहां पे लिखा नहीं था। एक बार थोड़ा सा लिख के आपको बता देते हैं। वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा श्वसन क्रिया में CO2। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जब CO2 लेनी होती है और ऑक्सीजन निकालनी होती है तब भी, और जब ये रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तब भी इन्हें CO2 की जरूरत होती है। ये आपको पता ही है कि पौधों में जो है वो जनरली हमसे उल्टा काम करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो CO2 लेते हैं। हालांकि ये भी एक संपूर्ण सत्य नहीं है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। थोड़ा सा आप हायर क्लासेस में जाओगे कि लेते वो भी एक तरह से ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन हमारे कंपैरिजन में बहुत कम ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं कि CO2 लेते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया, वाष्प के रूप में पानी का निकलना, इसमें सहायक होते हैं। एक तो गैसों का आदान प्रदान करेंगे, दूसरा वाष्पोत्सर्जन जो अभी हम पढ़ के आए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में कि पत्तियों की सतह पे क्या करते हैं, जल को वाष्प बनकर उड़ाने का काम भी इन्हीं का है। ठीक है, ये दो मेन काम है जो रंध्र है उनके। उसके बाद नेक्स्ट है 9th, एरियोलर उत्तक के क्या कार्य। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब एडिपोस टिश्यू की बात की तब भी बताया था कि एरियोलर उत्तक क्या होते हैं, ऐसे उत्तक जो तनों की खाली जगहों को भरते हैं, है ना, तने में, उनको क्या बोलते हैं, या जंतुओं की भी अगर हम बात करें, क्योंकि मेनली हमने ये एरियोलर उत्तक एनिमल्स के टिश्यू में पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू में, एडिपोस टिश्यू के साथ। तो जंतुओं में जो खाली जगह होती है जहाँ पे ब्लड रहता है या कोई ऑर्गन नहीं है और कोई ब्लैंक स्पेस है, उसको भरने का, कोशिका के आसपास की जगहों को भरने का काम जो है इनका होता है। ठीक है, एरियोलर उत्तक या अंगों के भीतर खाली जगहों को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, सपोर्ट देता है, उत्तकों की मरम्मत में सहायक होता है। ये 3 काम है एरियोलर उत्तक के। ठीक है, ये मैं सिर्फ वही क्वेश्चन लाई हूँ जो आपको इजीली मिलेंगे नहीं, और क्लास में हमने पढ़ा है तो बोल के मैंने बता दिया है, कोई ऐसे स्पेसिफाई पॉइंट्स नहीं बनाए थे, इसीलिए इन क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। बाकी सारे आपको इजीली मिल जाएंगे हमारी क्लास में। तो यहाँ पे जो है वो हमारे क्वेश्चन जो हैं वो ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस और इनके आंसर्स पसंद आए होंगे, और आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो पीछे के बुक के क्वेश्चन और बीच बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आपने देख लिए होंगे। तो इसी के साथ बायो का चैप्टर जो है वो यहाँ पे एंड होता है। तो मिलेंगे अगली बार अगली क्लास में कुछ नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए हमारी नेक्स्ट क्लास का।